Hi everyone, I'm CA Somal Singh and welcome to the first episode of my new series, Inside Giants, deep dives into India's public limited companies. We often invest in companies we hear about all the time, but we rarely go deep to understand how they really make money or what challenges do they face. यही गैप ये सीरीज कवर करेगी। हम बिजनेसेस को अंदर से समझेंगे ताकि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए आप सिर्फ प्राइस पे नहीं बिजनेस की समझ के बेसिस पे डिसीजन ले। आज हम बात करेंगे एटर्नल लिमिटेड की। नाम शायद सुना ना हो लेकिन आप रोज इसके ब्रांड्स यूज करते हैं, जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स। इस वीडियो में हम समझेंगे फर्स्ट कंपनी की कहानी, कैसे शुरू हुई, कैसे बनी एक डिजिटल जायंट। सेकंड, कंपनी का हर सेगमेंट का बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है। थर्ड, सेगमेंट वाइज और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। फोर्थ, कंपटीशन और की चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट एक्सपर्ट्स इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टॉक क्यों मानते हैं, क्या ये स्टॉक आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं एटर्नल लिमिटेड की कहानी से। जोमैटो की शुरुआत हुई थी 2008 में जब दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने एक सिंपल रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाया फूडी पे। 2010 में ये कंपनी जोमैटो बन गई। ये सिर्फ मेन्यूज दिखाने का प्लेटफॉर्म था। 2015 में जोमैटो ने फूड डिलीवरी स्पेस में ऑफिशियली एंटर किया। 2017 में इन्होंने अपनी डिलीवरी फीड बनाई और एक्सपेंशन तेजी से शुरू किया। 2019 में जोमैटो ने उबर ईट्स इंडिया अक्वायर किया जिससे इसका मार्केट शेयर काफी बढ़ा। 21 में जोमैटो का आईपीओ आया और लिस्टिंग के दिन ही 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस कर गई। 22 में जोमैटो ने ब्लिंकिट अक्वायर किया, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस। 24 में पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस अक्वायर करके डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया। कंपनी ने नाम बदल के एटर्नल लिमिटेड रखा क्योंकि अब ये एक मल्टी बिजनेस लाइफस्टाइल बन चुकी है। इन शॉर्ट ये जर्नी है डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से फूड डिलीवरी जायंट और फिर मल्टी लाइफस्टाइल इकोसिस्टम बनने की। अब हम डिटेल में समझेंगे एटर्नल लिमिटेड के हर वर्टिकल का बिजनेस मॉडल। हर बिजनेस मॉडल को हम सिस्टमैटिकली 3 पार्ट्स में समझेंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड इट्स की प्लेयर्स। लेट्स स्टार्ट विद जोमैटो, द फूड डिलीवरी सेगमेंट ऑफ एटर्नल लिमिटेड। रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ जोमैटो स्ट्रीम्स ब्रॉडली 2 मेजर सोर्सेज में डिवाइड हो सकती है, कस्टमर्स एंड रेस्टोरेंट्स। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। जोमैटो कस्टमर्स से प्राइमरीली 2 तरीके से पैसे अर्न करता है। फर्स्ट, डिलीवरी चार्जेस। जब कस्टमर जोमैटो से फूड ऑर्डर करता है उनसे डिलीवरी के लिए अलग से चार्ज किया जाता है। ये चार्ज डिस्टेंस, ऑर्डर वैल्यू और डिलीवरी स्पीड के बेसिस पे वेरी होता है। सेकंड इज प्लेटफॉर्म फी। कुछ सिटीज में जोमैटो कस्टमर से एक स्मॉल प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज करता है जो ऑर्डर की बिल में सेपरेटली मेंशन होता है। रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट जोमैटो को उनकी सेल्स पे लगभग 15 to 25% कमीशन देते हैं जब जोमैटो के थ्रू ऑर्डर प्लेस होता है। ये जोमैटो का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट जोमैटो को पेड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी पैसे देते हैं ताकि अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सके और वो जोमैटो पे टॉप लिस्ट हो सके। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ जोमैटो। जोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को हर ऑर्डर की बेसिस पे पे आउट करता है। सेकंड, जोमैटो खुद प्लेटफॉर्म फंडेड डिस्काउंट्स भी देता है ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर सके। थर्ड बीइंग पेमेंट गेटवे चार्जेस, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट एंड डिलीवरी पार्टनर ऑनबोर्डिंग भी कंपनी का मेजर एक्सपेंस होता है। की प्लेयर्स ऑफ जोमैटो हैं कस्टमर्स, रेस्टोरेंट्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स। कस्टमर्स हुए अर्बन कन्वीनियंस ड्रिवन लोग जो फास्ट और रिलायबल फूड डिलीवरी प्रेफर करते हैं। रेस्टोरेंट्स जो अपने सेल्स बढ़ाने के लिए जोमैटो के थ्रू लिस्टेड रहते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स जो जोमैटो के डेली ऑर्डर डिलीवरीज एग्जीक्यूट करते हैं। सो जोमैटो का फूड डिलीवरी बिजनेस एक बैलेंस कमीशन ड्रिवन मॉडल है जहां टेक्नोलॉजी और सेल्स मिलकर कंपनी की ग्रोथ ड्राइव करती है। Blinkit, the quick commerce segment of Eternal Limited. Let's look at its revenue streams. Blinkit की रेवेन्यू भी मेनली 2 जगह से आती है, कस्टमर्स और सेलर्स। बिल्कुल जोमैटो फूड डिलीवरी सेगमेंट की तरह ब्लिंकिट भी कस्टमर्स से डिलीवरी चार्जेस लेती है और सेलर्स से कमीशन और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से पैसे अर्न करती है। लेकिन यहाँ एक सिंपल डिफरेंस है। जोमैटो में रेस्टोरेंट अपना फूड सेल करते हैं जबकि ब्लिंकिट में सेलर्स अपनी डेली ग्रोसरी आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स सेल करते हैं, जैसे एक ग्रोसरी स्टोर करता है।
तो मॉडल, स्पेशली रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे सिमिलर है। डिलीवरी चार्जेस हमसे और कमीशन सेलर से, बस प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर, ब्लिंकिट को चलाने में भी काफी कॉस्ट लगते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिंक स्टोर का कॉस्ट। ब्लिंकिट अपना स्टॉक छोटी छोटी स्टोरेज लोकेशन में रखता है जिसे डार्क स्टोर्स बोलते हैं। ये स्टोर चलाने के लिए रेंट, स्टाफ और सिस्टम लगता है। सेकेंड पिंक डिलीवरी का कॉस्ट। जब हम ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स को पेमेंट करता है। इसमें डिलीवरी की बाइक, पेट्रोल और डिलीवरी बॉय के पेमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड बिंग स्टॉक मैनेज करने की कॉस्ट। डार्क स्टोर्स में स्टॉक को सही से मैनेज करना, फ्रेश रखना और टाइम पे रीस्टॉक करना, ये सब भी बड़ा कॉस्ट होता है ब्लिंकिट का। फोर्थ भी न्यू कस्टमर्स लाने की कॉस्ट। ब्लिंकिट नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए एड्स और डिस्काउंट्स भी काफी स्पेंड करता है। की प्लेयर्स कौन से हैं? ब्लिंकिट के की प्लेयर्स हैं कस्टमर्स, वो लोग जो रोज बार बार छोटी छोटी चीजें ऑर्डर करते हैं जैसे मिल्क, ब्रेड, फ्रूट। ये लोग फास्ट डिलीवरी और इजी शॉपिंग के लिए ब्लिंकिट यूज करते हैं। सेकंड बीइंग सेलर्स, जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स ब्लिंकिट ऐप के थ्रू सेल करते हैं। ब्लिंकिट की ऐप इनके प्रोडक्ट्स लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाने में हेल्प करती है। थर्ड बीइंग डिलीवरी पार्टनर एंड स्टोर टीम्स, जो लोग ब्लिंकिट के ऑर्डर्स पैक करते हैं और घर तक डिलीवर करते हैं। ये लोग पूरी डिलीवरी सिस्टम को फास्ट और स्मूथ चलाते हैं। ब्लिंकिट पूरी तरह डिपेंड करता है स्पीड, कन्वीनियंस और स्टॉक की इजी अवेलेबिलिटी पे। डिस्ट्रिक्ट, द गोइंग आउट और एंटरटेनमेंट सेगमेंट ऑफ इटर्नल लिमिटेड न्यू मल्टीपल सोर्सेज से आती है, जिसे हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में समझ सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर एक्टिविटीज and revenue from business partnerships. First, revenue from customer activities. जब कोई मूवी, कॉन्सर्ट या लाइव इवेंट की टिकट डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू बुक होती है, डिस्ट्रिक्ट वहां से टिकटिंग मार्जिन अर्न करता है, यानी हर टिकट पे छोटा प्रॉफिट मिलता है। ये डायरेक्ट रेवेन्यू होता है जो कस्टमर की बुकिंग्स के बाद आता है। Now let's understand what comes under revenue from business partnerships. Dining experience booking, जब कस्टमर्स डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म पे रेस्टोरेंट टेबल या स्पेशल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस बुक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हर बुकिंग पे रेस्टोरेंट से कमीशन अर्न करता है। इवेंट मैनेजमेंट फी क्या होती है? जब डिस्ट्रिक्ट खुद कोई इवेंट स्पॉन्सर या मैनेज करता है, जैसे कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स या लार्ज डाइनिंग फेस्टिवल्स, तो इवेंट पार्टनर से डिस्ट्रिक्ट को मैनेजमेंट फी मिलती है। और पेड एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू क्या हुआ? रेस्टोरेंट्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और ब्रांड्स डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म पर अपने एड्स और टॉप लिस्टिंग्स के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ताकि उनकी विजिबिलिटी ज्यादा हो। कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट की मेजर एक्सपेंसेस 3 मेजर एरियाज से होती है: कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉस्ट और इवेंट एग्जीक्यूशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए जो मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती है, ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉस्ट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट का टेक प्लेटफॉर्म मेंटेन और अपग्रेड करना, इसमें वेबसाइट, मोबाइल ऐप और बैकएंड सिस्टम्स आते हैं। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होता है। लास्टली, इवेंट एग्जीक्यूशन कॉस्ट। जब डिस्ट्रिक्ट खुद कोई इवेंट मैनेज करता है तो उस इवेंट की प्लानिंग, स्टाफिंग, लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट की कॉस्ट कंपनी खुद ही उठाती है। की प्लेयर्स होते हैं कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। कस्टमर्स वो हुए जो डाइनिंग बुकिंग्स और इवेंट टिकट्स परचेज करते हैं, और पार्टनर्स हुए पीवीआर, सिनेपोलिस, आईपीएल टीम्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इंडिया का लीडिंग एंटरटेनमेंट और डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है। हाइपरप्योर, the B2B or business to business supply segment of Eternal Limited. Hyperpure का रेवेन्यू 2 मेजर सोर्सेस से आती है: रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट सप्लाई सेल एंड रेवेन्यू फ्रॉम लॉजिस्टिक सर्विसेज। रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट सप्लाई सेल क्या होती है? हाइपरप्योर रेस्टोरेंट्स को डेली जरूरत के फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, पैकेज्ड फूड, किचन एसेंशियल्स और क्लीनिंग सप्लाईज डायरेक्टली डिलीवर करता है। हर सेल से हाइपरप्योर को रेवेन्यू अर्न होता है। रेवेन्यू फ्रॉम लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या होती है? कुछ केसेस में हाइपरप्योर रेस्टोरेंट्स और सप्लायर्स के बीच लॉजिस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जहां हाइपरप्योर डिलीवरी, वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस ऑफर करता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाइपरप्योर की मेजर कॉस्ट कुछ की एरियाज में लगती है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट एंड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होती है? कंपनी को अपने वेयर हाउसेज में फ्रेश और नॉन पेरिशेबल आइटम स्टोर करने होते हैं।
इन प्रोडक्ट्स का टाइमली प्रोक्योरमेंट और हैंडलिंग एक बड़ा एक्सपेंस होता है। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? हाइपर प्योर को रेस्टोरेंट्स को टाइमली सप्लाई करने के लिए खुद अपफ्रंट स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें बहुत कैपिटल लगती है। ये कंटिन्यूअस कैश रिक्वायरमेंट कॉस्ट होती है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या होती है? वेयर हाउसेज ऑपरेट करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना और लास्ट माइल डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, ये सारे डेली ऑपरेशनल कॉस्ट हाइपर प्योर की एक्सपेंस स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट। की प्लेयर्स होते हैं रेस्टोरेंट पार्टनर एंड फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स। रेस्टोरेंट पार्टनर्स क्या हुए? जो हाइपर प्योर से रेगुलरली सोर्सिंग करते हैं फॉर देयर डेली सप्लाई एंड किचन नीड। फार्मर्स एंड ब्रांड्स एंड प्रोड्यूसर्स वो हुए जो हाइपर प्योर को रॉ मटेरियल, फ्रेश प्रोड्यूस्ड पैकेज्ड गुड्स एंड किचन सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। सो हाइपर प्योर का फोकस है रेस्टोरेंट सोर्सिंग सप्लाई चेन को सीमलेसली सॉल्व कर। ये बिजनेस डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स के डेली ऑपरेशंस का बैकबोन बन रहा है, जहां हाइपर प्योर इंश्योर करता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइम पे और रिलायबली रेस्टोरेंट तक पहुंचे। लेट्स अंडरस्टैंड द सिनर्जीज अक्रॉस वर्टिकल्स। इटर्नल लिमिटेड के सारे बिजनेसेस आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड है। जोमैटो के रेस्टोरेंट्स डायरेक्टली हाइपर प्योर से इंग्रेडिएंट्स और सप्लाईज लेते हैं, जिससे क्वालिटी इंप्रूव होती है और रिपीट ऑर्डर्स बढ़ते हैं। हाइपर प्योर के वेयर हाउसेज ब्लिंकिट के डार्क स्टोर ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, जिससे जॉइंट वेयर हाउसिंग के थ्रू बैक एंड लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ब्लिंकिट अपनी फास्ट डिलीवरी के लिए जोमैटो की डिलीवरी टीम और जोमैटो की डिलीवरी प्लानिंग सिस्टम्स का यूज करता है। अब हम समझेंगे इटर्नल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की, यानी जब हम पूरा बिजनेस एक साथ देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 12,114 करोड़ का नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू अर्न किया था और फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक इटर्नल लिमिटेड ने 20,243 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। सिर्फ एक ही साल में रेवेन्यू में 67% का जबरदस्त ग्रोथ आया है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी का रेवेन्यू 10x से ज्यादा हो चुका है, जो क्लियरली दिखाता है कि ग्रोथ कंसिस्टेंट है और स्केल काफी बड़ा हो गया है। अब चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। सबसे पहले EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में ये होता है बिजनेस की असली ऑपरेशनल कमाई, बिना किसी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के। फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 में कंपनी लॉस मेकिंग रही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में इटर्नल ने 42 करोड़ का EBITDA कमाया और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये जंप करके 637 करोड़ हो गया, एक 1416% का ग्रोथ। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई है। अब यहाँ दो चीजें समझना जरूरी है, EBITDA ग्रोथ परसेंटेज एंड EBITDA मार्जिन परसेंटेज। EBITDA ग्रोथ परसेंटेज बताता है कि पिछले साल की कंपैरिजन में EBITDA कितना परसेंट से बढ़ा। तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में 1416% का जंप दिखाता है कि कंपनी ने एक मैसिव टर्न अराउंड किया। EBITDA मार्जिन परसेंटेज का मतलब होता है कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का कितना हिस्सा प्रॉफिट के फॉर्म में बचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये मार्जिन 3.15% था। इसका मतलब 100 रुपीज रेवेन्यू पे कंपनी 3.15% रेवेन्यू ऑपरेशनल प्रॉफिट कमा रही है। अब बात करते हैं फाइनल प्रॉफिट की, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 तक ये भी नेगेटिव था। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट 351 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 25 में 527 करोड़ तक पहुंच गया। इसकी ग्रोथ रेट 50% रही, विच इज ऑल्सो सॉलिड। लेकिन पैट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 2.6% रहा, थोड़ा लोअर देन EBITDA मार्जिन परसेंटेज ऑफ 3.15%। अब समझते हैं सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल्स ऑफ द ग्रुप, स्टार्टिंग विद जोमैटो। फाइनेंशियल ईयर 25 में जोमैटो ने 38,646 करोड़ का GOV ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू रिकॉर्ड किया, यानी प्लेटफॉर्म के थ्रू टोटल इतने रुपीस का फूड ऑर्डर्स प्लेस हुए। लेकिन डिस्काउंट्स निकालने के बाद जो नेट ऑर्डर वैल्यू NOV बचा वो था
32,862 करोड़। इस एनओवी को हम एक्चुअल कस्टमर स्पेंड भी कह सकते हैं, मतलब जो पैसा लोगों ने रियल में दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, अगर किसी ने 500 रुपीज का ऑर्डर दिया, उस पे जोमेटो ने 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया और बैंक ऑफर से 30 रुपीज और माइनस हो गए, तो कस्टमर ने फाइनली 420 रुपीज पे किए, तो 500 रुपीज हो गया जीओवी और 420 रुपीज हो गया एनओवी, जो बिजनेस के लिए ज्यादा रेलेवेंट फिगर होता है क्योंकि वही एक्चुअल पैसा सिस्टम में आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लास्ट क्वार्टर के बेसिस पर जोमेटो का एडजस्टेड इबिटा 1700 करोड़ का एनुअलाइज लेवल पे पहुंच गया। यानी अगर कंपनी इसी पेस पे चली होती पूरे साल तो 1700 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती। इससे करंट बिजनेस मोमेंटम का आइडिया मिलता है। कैश की बात करें तो इटर्नल ग्रुप का टोटल कैश बैलेंस फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक कुछ 18,824 करोड़ था, जिसमें जोमेटो जैसा स्टेबल सेगमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रोथ और स्केल भी इम्प्रेसिव रहा। कस्टमर्स 14.7 मिलियन से बढ़ के 20.6 मिलियन हो गए, विच इज अ सॉलिड 40% ग्रोथ। रेस्टोरेंट पार्टनर्स की बात करें तो 1.8 लाख से 2.97 लाख हो गए, अगेन अराउंड 65% ग्रोथ। एंड डिलीवरी पार्टनर्स फ्रॉम 2.85 लाख से 4.73 लाख हो गए, विच इज अराउंड 66% ग्रोथ। तो जोमेटो ने डिमांड, सप्लाई और डिलीवरी तीनों फ्रंट्स पे एक्सपेंशन किया है। आज के टाइम में ये सेगमेंट इटर्नल के लिए एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल फाउंडेशन बन चुका है। नेक्स्ट सेगमेंट इज ब्लिंकिट, द क्विक कॉमर्स रॉकेट। फाइनेंशियल ईयर 25 में ब्लिंकिट का क्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी कि जीओवी 28,273 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 12,469 करोड़ के कंपैरिजन में 127% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। डिस्काउंट्स के बाद एनओवी दैट इज नेट ऑर्डर वैल्यू 22,371 करोड़ रिकॉर्ड हुई, अगेन 113% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। ये वर्टिकल इटर्नल के लिए सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस बन चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ब्लिंकिट का फाइनेंशियल ईयर 25 में एडजस्टेड इबिटा अभी भी -1% रहा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नेगेटिव 15.7% था, जो क्लियरली लॉस हर साल नैरो हो रहा है। लॉस का मेजर रीजन है कि कंपनी ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, नए स्टोर्स खोले, वेयर हाउसेज एक्सपैंड करे और नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ऑफर्स रन किए। स्केल की ग्रोथ भी अग्रेसिव रही है। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स 2.9 मिलियन से बढ़कर 10.2 मिलियन हो गए, 3.5x जंप। स्टोर काउंट भी 377 से बढ़कर 301 तक पहुंचे, विच इज ऑल्सो 3.4x ग्रोथ। सिटीज में पहले 19 सिटीज से अब 100+ सिटीज तक एक्सपैंड हुआ है फुटप्रिंट। अब ये स्टोर्स सिर्फ ग्रोसरी नहीं बल्कि पूजा आइटम्स, स्टेशनरी, स्नैक्स, किचन गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ डिलीवर करता है, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25 एंड में कंपनी का टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर्स ऑपरेशनल हो जाएं। तो अभी के लिए ब्लिंकिट लॉस में है, लेकिन स्पीड, कस्टमर ग्रोथ और फुटप्रिंट एक्सपेंशन दिखाता है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेट स्ट्रॉन्ग बन सकता है। नंबर 3 इज डिस्ट्रिक्ट, द गोइंग आउट एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल ईयर 25 में डिस्ट्रिक्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 7,796 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले साल के 3,225 करोड़ से 142% का जंप था। डिस्काउंट्स के बाद नेट ऑर्डर वैल्यू 6,618 करोड़ रिकॉर्ड हुई और रेवेन्यू 737 करोड़ तक बढ़ गया, showing a sharp 186% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये जंप मेजरली इसलिए आया क्योंकि अगस्त 2024 में कंपनी ने पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस एक्वायर किया, जिसमें मूवीज, कॉन्सर्ट्स, आईपीएल मैचेस जैसे इवेंट्स का टिकटिंग राइट्स इंक्लूडेड थे। लेकिन डिस्पाइट दिस हाई ग्रोथ, डिस्ट्रिक्ट का एडजस्टेड इबिटा फाइनेंशियल ईयर 25 में -0.5% रहा, यानी बिजनेस अभी भी लॉस में है। लॉस का रीजन ये है कि कंपनी नए कैटेगरी स्केल करने में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स, थिएटर शोज और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस।
स्केल मैट्रिक्स भी एक्सपेंशन दिखाते हैं। बिजनेस अब डाइनिंग आउट के अलावा मूवीज, लाइव कॉन्सर्ट्स, IPL और को प्रोड्यूस्ड इवेंट्स तक एक्सपैंड हो गया है। प्लेटफॉर्म्स के पास PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे मेजर मूवी चेन्स के साथ पार्टनरशिप है। मल्टीपल IPL टीम्स का एक्सक्लूसिव टिकटिंग राइट्स भी डिस्ट्रिक्ट के पास है। कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में डिस्ट्रिक्ट 40% प्लस ग्रो करता रहेगा और जब ये कैटेगरी मैच्योर हो जाएंगी तब ये भी प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करने लगेगा। आते हैं हम अपनी फाइनल सेगमेंट पे, हाइपर प्योर द B2B बैकबोन। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 6,196 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 3,172 करोड़ से ऑलमोस्ट 95% जंप था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करें तो कंपनी ने सिर्फ 3 साल में रेवेन्यू को 11x से ज्यादा ग्रो किया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ ये भी स्टेडीली इम्प्रूव हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में EBITDA अराउंड -26% था और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये सिर्फ -1% रहा है, यानी लॉसेस ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं और अब बिजनेस नियर ब्रेक इवन आ गया है। कंपनी के हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट 2 रीजन से आई है। हायर थ्रूपुट, जितना ज्यादा ऑर्डर वॉल्यूम उतना ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेयर हाउसेज एंड डिलीवरी। सेकेंड इज बेटर मार्जिन्स। कंपनी ने अब ज्यादा हाई वैल्यू एडेड और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स शुरू किए हैं। स्केल भी क्वाइटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 1 लाख प्लस यूनिक रेस्टोरेंट आउटलेट्स बिल्ड किए जा चुके हैं और 11 वेयर हाउसेज और 8 सिटीज में प्रेजेंस बना चुका है हाइपर प्योर। और स्ट्रैटेजिक एंगल ये है कि हाइपर प्योर काफी क्लोजली लिंक्ड है जोमेटो के साथ, क्योंकि बेटर सप्लाईज का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फूड क्वालिटी, बेटर डिलीवरी कंसिस्टेंसी और रेस्टोरेंट सेटिस्फैक्शन पर। कंसोलिडेटेड व्यू में एटर्नल लिमिटेड इज नाउ अ प्रॉफिटेबल मल्टी वर्टिकल कंपनी। फूड डिलीवरी से स्टेबल प्रॉफिट आ रहा है, ब्लिंकिट स्केल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट ग्रो कर रहा है और हाइपर प्योर मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी डेट फ्री है, वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव है, विच इज अ गुड थिंग फॉर कंपनी। एंड QIP से 8500 करोड़ रेज किया गया है। वैल्यूएशन के एंगल से PE रेशियो इज अराउंड 300x, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि कंपनी जस्ट रिसेंटली प्रॉफिट में आई है और मार्केट उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को प्राइस कर रहा है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी स्पेस की, जहां जोमेटो का डायरेक्ट कंपटीशन है स्विगी के साथ और कुछ सेलेक्टेड सिटीज में ONDC भी अब चैलेंज क्रिएट कर रहा है। बैंगलोर जैसे मार्केट में ONDC ने फूड डिलीवरी ऑर्डर्स का 20% तक शेयर कैप्चर कर लिया, लेकिन नेशनल लेवल पे अभी भी जोमेटो और स्विगी का डुओपली है। मार्केट हाई फ्रीक्वेंसी और लो मार्जिन का है। एक एवरेज ऑर्डर पे दोनों कंपनीज कुछ 60 रुपीज पर डिलीवरी कॉस्ट बेयर करती, जबकि मार्जिन बहुत पतले होते हैं। रेस्टोरेंट कमीशन 18 to 28% के बीच होती है और डिलीवरी फी कट भी सिर्फ 5 to 8%। इस गेम में डिलीवरी स्पीड और प्राइसिंग ही असली डिफरेंशिएटर्स हैं। स्विगी का एवरेज डिलीवरी टाइम कुछ 32 to 33 मिनट्स के आसपास का है और वो फास्ट और रिलायबल डिलीवरी के लिए जाना जाता है। जोमेटो ने भी अपनी डिलीवरी स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्विक सर्विस लॉन्च की। जो भी प्लेटफॉर्म जल्दी और सस्ती डिलीवरी का बैलेंस मेंटेन कर पाए वो मार्केट शेयर में आगे निकल जाएगा। बात करते हैं क्विक कॉमन डिलीवरी स्पेस की, जहाँ ब्लिंकिट का डायरेक्ट कंपटीशन है स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो के साथ। मेट्रो और Tier 1 सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में ये रेस और भी इंटेंस हो गई है। आज की तारीख में ब्लिंकिट ने लगभग 44 to 46% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, फॉलोड बाय जेप्टो 30% एंड इंस्टामार्ट अप्रोक्सीमेटली 23 to 26%। इस सेगमेंट में असली डिफरेंशिएशन आता है डिलीवरी स्पीड, स्टोर नेटवर्क कवरेज, यूजर बेस और ग्रोथ मोमेंटम से। ब्लिंकिट एवरेज 8 to 9 मिनट्स में डिलीवरी कंप्लीट करता है और 6 मेजर सिटीज में सबसे तेज है। इंस्टामार्ट का एवरेज टाइम 10 to 15 मिनट्स के बीच है और जेप्टो भी अराउंड 10 मिनट्स में कंप्लीट करता है अपनी डिलीवरी। यूजर बेस की बात करें तो ब्लिंकिट के पास 8.9 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और 6.2 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इंस्टामार्ट के डेली एवरेज यूजर्स अराउंड 1.1 मिलियन है और जेप्टो के अराउंड 4.9 मिलियन के आसपास। ग्रोथ मोमेंटम में भी ब्लिंकिट आगे है। Q1 और फाइनेंशियल ईयर 26 में जेप्टो का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 25% से ग्रो हुआ, जबकि इंस्टामार्ट में 22% से ग्रोथ दिखाई।
जोमेटो ने प्रॉफिटेबिलिटी फोकस करने के चक्कर में एक्सपेंशन थोड़ा स्लो किया है। तो जब हम डिलीवरी स्पीड, यूजर अडॉप्शन और ग्रोथ रेट जैसे पैरामीटर्स पर कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं तो ब्लिंकिट काफी पैरामीटर्स में क्लियरली लीड कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म इन सबका बैलेंस मेंटेन करके कस्टमर एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी दोनों को ऑप्टिमाइज करेगा, वही लॉन्ग रन में इस रेस में असली विनर हो। फूड डिलीवरी के बाद आते हैं एक और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट के पे, जो है टिकटिंग बिजनेस। डिस्ट्रिक्ट अपना कंपटीशन बुक माई शो और रीजनल टिकटिंग एप्स के अगेंस्ट फेस करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर है उसके लार्ज स्केल पार्टनरशिप एंड एक्सक्लूसिव इवेंट एक्सेस। कई ऐसे शोज और इवेंट्स हैं जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जो उनको कंपटीशन के अगेंस्ट एज देता है। एंटरटेनमेंट के बाद चलते हैं B2B सप्लाईज के सेगमेंट। हाइपर प्योर ऑपरेट करता है एक लार्जली फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। यहाँ छोटी छोटी सप्लाई चेन्स हैं और लोकल वेंडर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन हाइपर प्योर की स्ट्रेंथ है स्केल, सप्लाई कंसिस्टेंसी और सिंगल विंडो सोर्सिंग। ये उनको अनऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को रिलायबल और कंसिस्टेंट एफिशिएंट सोर्सिंग चाहिए होती है। Apart from the core businesses, Eternal Limited is also experiencing an evolving segment, 10-minute hot food delivery through Blinkit Bistro। ये rapidly growing space है जो अभी से काफी competitive हो चुका है with players like Zepto Cafe, Swiggy Bolt, Ola Dash और कई hyper local startups जो actively expand हो रहे हैं। ये डायनेमिक और operationally challenging battlefield है जिसमें अभी Eternal अपनी positioning strengthen करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस सेगमेंट को अपने अगले वीडियो में कवर करूंगी, so stay tuned for that update। चलिए देखते हैं some key challenges and risks faced by the company। सबसे पहला चैलेंज है थिन मार्जिन्स का। क्विक कॉमर्स जैसे सर्विसेज रेजर थिन मार्जिन्स पे चलती है। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती है तो ब्लिंकिट जैसे बिजनेसेस के लिए प्रॉफिटेबल स्केल बनाना मुश्किल हो जाता है। मार्जिन का प्रेशर के साथ एक और रियल टाइम चैलेंज है डिलीवरी पार्टनर्स को खुश रखना। डिलीवरी पार्टनर की सेटिस्फैक्शन बैलेंस करना एक ट्रिकी गेम है। अगर उनको ज्यादा पे आउट दिए जाएं तो कंपनी के मार्जिन्स हर्ट होते हैं। अगर कम पे आउट रखे जाएं तो डिलीवरी पार्टनर्स छोड़ के कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस पे पड़ता है। ऑपरेशनल प्रेशर्स के बाद आते हैं रेगुलेटरी चैलेंजेस जो इन बिजनेसेस को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। टर्नल लिमिटेड के बिजनेसेस हेवीली डिपेंड होते हैं डिलीवरी फ्लीट्स और रियल टाइम कस्टमर डेटा पे। यहाँ की रेगुलेटरी रिस्क है सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, EV अडॉप्शन डेडलाइंस, डेटा प्राइवेसी लॉज। ये नए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कंपनी के लिए डेली ऑपरेशंस में डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं और प्रेशर डालते हैं, स्पेशली ब्लिंकिट और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए। सारी बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज क्वालिटी कंट्रोल भी एक क्रिटिकल रिस्क है, स्पेशली ब्लिंकिट के लिए। ब्लिंकिट नए ब्रांड्स के लिए फास्ट कस्टमर एक्सेस का एक डायरेक्ट एंट्री गेट बन गया है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर प्लेटफॉर्म पे गलत या नॉन कंप्लायंट प्रोडक्ट्स आ गए तो कंपनी को डायरेक्ट लीगल और रेपुटेशनल रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो इटर्नल लिमिटेड के लिए रिस्क सिर्फ कंपटीशन तक नहीं है, मार्जिन, डिलीवरी पार्टनर सेटिस्फैक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी सबको एक साथ मैनेज करना होगा टू बिल्ड अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल कंपनी। अब हम समझेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस इटर्नल लिमिटेड के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल एज पर मई 2025 रिपोर्ट, मोतीलाल ओसवाल इटर्नल को एक बाय रेटिंग देता है और इनका मानना है कि स्टॉक एक मल्टी ईयर कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि ब्लिंकिट का स्केल अप सस्टेनेबल लग रहा है और जोमेटो के फूड डिलीवरी मार्जिन्स फाइनली स्टेबल हो गई है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन जो इटर्नल के बिजनेसेस में है वो उनको स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज देता है। उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि हाइपर प्योर डिस्ट्रिक्ट जैसी वर्टिकल्स की क्रॉस सिनर्जी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज एज पर जून 2025, ICICI सिक्योरिटीज ने इटर्नल लिमिटेड पर बाय रेटिंग मेंटेन किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 310 रुपीज। इसका कहना है कि इटर्नल का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की कैश फ्लो सिचुएशन रैपिडली इंप्रूव हो रही है। ब्लिंकिट का क्विक कॉमर्स मॉडल और हाइपर प्योर की B2B एक्सपेंशन ICICI के अकॉर्डिंग इटर्नल के की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो फ्यूचर मार्जिन्स को अपलिफ्ट करेंगे।
इसने फूड डिलीवरी बिजनेस में स्टेडी स्टेट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्फिडेंस भी एक्सप्रेस किया है और ब्लिंकिट बिस्ट्रो जैसे इनोवेटिव मॉडल्स को एटर्नल के फ्यूचर स्केल का इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। HDFC सिक्योरिटीज एज पर मई 2025 रिपोर्ट, HDFC सिक्योरिटीज ने एटर्नल लिमिटेड पर रिड्यूस रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 220 रुपीज। HDFC का मेजर कंसर्न है कि ब्लिंकिट का अग्रेसिव डार्क स्टोर एक्सपेंशन नियर टर्म लॉसेस को इंक्रीज कर रहा है। ब्लिंकिट का Q4 25 फाइनेंशियल ईयर में लॉस वाइडन हुआ है, जो HDFC के लिए कैश बर्न कंसर्न है। HDFC के अकॉर्डिंग कंपनी का लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और सप्लाई चेन यूटिलाइजेशन पे फोकस करना जरूरी है। मॉर्गन स्टैनली एज पर मई 2025 रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली ने एटर्नल लिमिटेड को फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर का टॉप पिक इन्होंने इंडिया की क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज अपग्रेड किया है फ्रॉम $42 बिलियन टू $57 बिलियन बाय 2030 और एटर्नल लिमिटेड को इस ग्रोइंग सेक्टर का लीडर माना गया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ब्लिंकिट और हाइपर प्योर के स्केल अप से कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होगा और एटर्नल लिमिटेड इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी में एक कोर प्लेयर बने। ओवरऑल कंसेंसस ये रहा है कि एटर्नल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग मल्टी वर्टिकल बिजनेस बन रहा है जो फूड, ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर का लॉन्ग टर्म लीडर बन सकता है। आपको ये डीप डाइव कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शंस में, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।